अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एनेस्थीसिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री एनेस्थीसिया मैनेजमेंट यानी एनेस्थीसिया से पहले क्या क्या चीज़ों को असेस करेंगे पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर। फिर हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे ASA क्लासिफिकेशन के बारे में, मालम पट्टी क्लासिफिकेशन एंड कोरमैक लेहान क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम जो है वो डिफरेंट एनेस्थीसिया के टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे जनरल एनेस्थीसिया, सिडेशन, रीजनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के फिर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे, कौन सी मेडिकेशंस देनी चाहिए उनको देखेंगे। रीजनल एनेस्थीसिया को देखेंगे कि मेजर क्लासिफिकेशंस उसकी क्या हैं और उसकी न्यूरो एक्सियल की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है उनको स्टडी करेंगे। फिर हम जो है वो देखेंगे कि किन पोजीशंस के अंदर देना चाहिए, और फिर हम लास्ट में स्पाइनल एनेस्थीसिया की हम स्टडी करेंगे, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करने से पहले एक जो है वो मैं दुआ शेयर करना चाहूँगी। ये सुबह को और शाम को पढ़ते हैं दुआ। इसके पीछे हदीस ये मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हज़रत जवेरिया के घर में वो मौजूद थे, और फिर वो सुबह फजर की नमाज के लिए घर से बाहर गए। जब वो घर से बाहर जा रहे थे तो जो जवेरिया उनकी मिसेस थी वो नमाज के लिए जो है वो अपनी जगह पर बैठी हुई थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए चले गए और फिर जब वो वापस आए तो हज़रत जवेरिया वहीं अपनी जगह पे बैठी हुई थी और वो तस्बीहात पढ़ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे पास से जाने के बाद मैंने जो है वो 4 कलमात 3 मरतबा पढ़े। ये जो 4 कलमात हैं इनको मैंने 3 बार पढ़ा, और अगर जो है वो तोला जाए कि तुमने जितनी देर में जो कुछ पढ़ा और जो मैंने ये कलमात पढ़े तो ये कलमात ज़्यादा भारी होंगे। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने गए और वापस आए तो तकरीबन 3-4 घंटे गुजर गए होंगे, क्योंकि वापस आने का जो टाइम मौजूद है वो है दोहा का टाइम, यानी जब जो सूरज है वो अच्छे से पीक के ऊपर पहुंच जाता है। फजर के लिए निकले और जब वो वापस आए तो दोहा का टाइम हो रहा था, तकरीबन 3-4 घंटे। तो हज़रत जवेरिया ने 3-4 घंटे में जितनी इबादत की, जितनी तस्बीहात पढ़ी, उनसे ज़्यादा भारी ये कलमात हैं, ये 4 कलमात हैं जो कि 3 बार पढ़ने चाहिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट्स लेंगे। अगर हम इनको देखें, इनका मतलब क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह ताला की हम्द, कितनी अदद खल्क़िही, अल्लाह ताला की मखलूक के तादाद के मुताबिक। अब अल्लाह ताला की इतनी सारी मखलूक है, इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, अगर सब एटॉमिक लेवल पे चले जाएं तो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारी, तो कोई मखलूक को तो काउंट कर ही नहीं सकता। वरिदा नफ्सी ही, इतनी अल्लाह ताला की हम्द कि अल्लाह राज़ी हो जाए। वज़ीनत अर्शी ही, अल्लाह ताला का अर्श उसके वज़न के मुताबिक। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में से अज़ीम तरीन मखलूक जो है वो अल्लाह का अर्श है, और उसको तो कोई तोल ही नहीं सकता। तो इतनी अल्लाह की हम्द के किसके बराबर? अल्लाह के अर्श के वज़न के बराबर। वमिदादा कलिमाती, और जो इंक यूज़ हुई है और जो होगी फ्यूचर में अल्लाह ताला के कलमात को लिखने में, जैसे कुरान है, हदीस है, तमाम कलमात को अगर ले ले तो जितनी इंक फ्यूचर में यूज़ होगी और हो चुकी है उतनी उसके बराबर अल्लाह की हम्द। तो ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव दुआ है जो कि सुबह और शाम के अस्कार के अंदर, सुबह के अंदर जो है वो शामिल है। मैं लिंक के अंदर सुबह और शाम के अस्कार लगा दूँगी। हमें चाहिए कि हम सुबह और शाम अल्लाह ताला की हम्द बयान करें और हिफाजत की दुआएं पढ़ें। अब हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, प्री एनेस्थीसिया मैनेजमेंट के अंदर या असेसमेंट के अंदर पहले तो जब पेशेंट आएगा हमारे पास, हम उसका बायोडाटा लेंगे, उसकी जो है वो जेंडर, नेम वगैरह सब देख लेंगे, डेमोग्राफिक्स लेंगे उसकी, और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसका पर्सन का वेट पूछेंगे, क्योंकि जो मेडिकेशंस दी जाती हैं एनेस्थीसिया के अंदर वो पर वेट के हिसाब से दी जाती हैं, तो इसलिए हम जो है वो वेट पूछेंगे। फिर हम उससे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि कोई फैमिली के अंदर कोई डिज़ीज़ रन कर रही है या पहले कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, कोई पेशेंट से करंट इलनेस को मॉर्बिडिटी पूछेंगे कि अभी कोई आपको ब्लड प्रेशर हो, किसी चीज़ का मसला हो,
करंट मेडिकेशंस पूछेंगे कि कौन कौन सी आप मेडिकेशंस ले रहे हैं। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट होता है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ये ख़तरा होता है कि कोई ऐसी मेडिसिन ना ले रहे हो जो कि उसके साथ जो है वो मसला पैदा करे। पास्ट सर्जिकल या पास्ट एनेस्थीसिया की हिस्ट्री लेंगे कि आपको इससे पहले जब एनेस्थीसिया लगा हो तो तब कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं कि नहीं, क्योंकि अक्सर पेशेंट में जो है वो ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं एनेस्थीसिया के बाद। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है कि जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो या सक्सिनाइल पॉलीएपनिया हो सकता है जिसमें जो एंटीकोलिन एस्ट्रेज होता है उसकी एब्सेंस हो जाती है। तो ये देखने को मिलते हैं प्रॉब्लम्स उन पेशेंट में जिनको एनेस्थीसिया दिया गया हो। तो उनसे पूछते हैं कि इससे पहले एनेस्थीसिया आपको दिया गया हो तो कोई आपको मसला तो नहीं हुआ। फिर हम करंट स्टेटस पेशेंट का देखेंगे, उसके वाइटल्स सारे मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह को देखेंगे। और फिर हम जो है वो उसकी फ़िज़िकल असेसमेंट करेंगे। फ़िज़िकल असेसमेंट के अंदर पहले हम माउथ को देखेंगे कि उसकी कितनी माउथ ओपनिंग है। माउथ ओपनिंग को देखने के लिए अपनी जो 3 फिंगर्स हैं वो उसके पेशेंट के माउथ के अंदर डालेंगे, दोनों टीथ के दरमियान में। अगर 3 फिंगर्स जो हैं वो जा रही हैं इसका मतलब है कि उसकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल है। लेकिन जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि स्मोकर्स वगैरह होते हैं, छालियाँ गुटखा पान खाने वाले, तो उनके अंदर मुंह पूरा नहीं खुल रहा होता। ये मुंह को देखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को जो है वो इंक्यूबेशन कराई जाती है, इंक्यूबेशन ट्यूब डाली जाती है। तो उसकी वजह से देखना चाहिए कि मुंह की ओपनिंग हो भी रही है कि नहीं, कोई डिफ़ॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है, कोई लम्प, कोई ट्यूमर हो मुंह के अंदर। डेंटल यानी कि हम देखेंगे कि उसका कोई दांत, प्रोस्थेटिक दांत तो नहीं लगा कि कहीं हम जो है वो एनेस्थीसिया के लिए जब हम डाल रहे हों, लैरिंजियोस्कोपी कर रहे हों, तो उसका दांत टूट जाए और उसके ही सांस की नाली में चला जाए। तो ये एक बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, तो हम वो देखेंगे, चेक करेंगे। TMJ जॉइंट को चेक करेंगे कि जो TMJ जॉइंट है वो प्रॉपर जो है उसकी ओपनिंग है कि नहीं है। क्यों, और इसके अंदर ये क्लासिफिकेशन होती है कि पेशेंट को 3 जो है वो टेस्ट करा के हम देखेंगे कि उसका TMJ जॉइंट सही है या नहीं है। पहली चीज़ हम क्या कहेंगे पेशेंट को कि अपने जो दांत है उससे अपने अपर लिप को बाइट करे। अगर उसने कर लिया तो इसका मतलब है ग्रेड 3 है। और फिर हम उसके बाद पेशेंट से कहेंगे कि अपने जो लोअर टीथ हैं वो अपने अपर टीथ से आगे लाए। अगर वो उसने ये भी कर लिया, प्रोट्रूड करे अपना जॉ को, अगर उसने ये कर लिया तो इसका मतलब है ग्रेड 2 है। और अगर उसके अपर टीथ और लोअर टीथ एक ही लेवल पे हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्रेड 1 है। तो हम TMJ जॉइंट को चेक करेंगे, उसके बाद हम नेक की मूवमेंट को चेक करेंगे, नेक के सारी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रेंज ऑफ मोशन करा के देखेंगे एटलांटोऑक्सियल जॉइंट में, क्योंकि जब हम इंट्यूबेशन करा रहे होते हैं तो हमें नेक को थोड़ा बैकवर्ड जो है वो करना पड़ता है, कभी एक्सटेंड कभी फ्लेक्स। तो हम देखेंगे कि मूवमेंट है कि नहीं, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है सर्वाइकल का। थायरोमेंटल डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। थायरोमेंटल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि हमारे थायराइड जो होता है हमारा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और जो हमारा चिन होता है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं थायरोमेंटल डिस्टेंस। ये ऐसे फाइंड करेंगे कि पेशेंट से कहेंगे कि आप अपना जो सर है वो छत की तरफ देखें। जब पेशेंट अपना जो फेस है वो छत की तरफ देखेगा तो उसके थायराइड और उसकी जो चिन है उसके दरमियान का जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर वो 6.5 से ज़्यादा है इसका मतलब है पेशेंट नॉर्मल है, इंट्यूबेशन में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर 6.5 से कम है इसका मतलब है उसकी नेक छोटी है और मसला हो सकता है इंट्यूबेशन ऑक्सीजन सप्लाई करने के अंदर। हायोमेंटल डिस्टेंस देखेंगे यानी हायोइड बोन का और जो हमारी मेंटल है यानी कि जो चिन है उसके दरमियान का डिस्टेंस देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 6 है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, अगर लेस देन 6 है तो इसका मतलब है शॉर्ट नेक है, मुश्किल होगी इंट्यूबेशन में। नेक की सर्कमफेरेंस को चेक करेंगे, यानी कि कुछ ओबीस पेशेंट जो होंगे जिनकी नेक बहुत ज़्यादा, नेक का सर्कमफेरेंस बढ़ा हुआ होगा, ओबेसिटी वाले होंगे, तो अगर 17 सेंटीमीटर से बड़ी है उसका नेक का सर्कमफेरेंस तो इंट्यूबेशन में डिफ़िकल्टी होगी, और अगर 17 सेंटीमीटर से छोटा है इसका मतलब है कि ठीक है। फिर हम उसकी लैब्स कराएंगे, CBC कराएंगे, HP कराएंगे, प्लेटलेट्स
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लेटलेट्स और जो हमारे वो होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर किसी पेशेंट में कम है इसका मतलब है कि क्या है, पेशेंट का जो हमारे पास ब्लड है वो लीक करने के चांसेस होते हैं। जैसे हमारे जो वो भी हम कराते हैं, प्रोफाइल कराते हैं डिफरेंट कोएगुलेशन वाली के पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर्स देखेंगे कि सही हैं कि नहीं, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम 2 वीक्स दे देंगे पेशेंट को कि वो रिकवर हो जाए, उसके बाद सर्जरी करेंगे। क्योंकि अगर इन्फेक्शन के दौरान हमने सर्जरी कर दी तो इसकी एक बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि लैरेंजियल स्पैज़म हो सकता है। पहले से इन्फेक्शन था, हमने इंट्यूबेशन कराई तो वो एक्टिवेट हो गया और लैरेंजियल स्पैज़म हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो एयरवे है वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ECG पेशेंट के अंदर कराई जाती है, जो 40 ईयर से ज़्यादा उम्र के पेशेंट है उनके अंदर जो है वो ECG भी करा लेते हैं एनेस्थीसिया देने से पहले। चेस्ट एक्सरे, RFT, LFT ये सारी चीज़ें जो है वो कराई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आती है ASA क्लासिफिकेशन। इसके 6 ग्रेड्स हैं। पहला ग्रेड में क्या है, पेशेंट हेल्दी है, कोई जो है वो कोमॉर्बिड्स नहीं है। सेकंड में क्या है कि हो सकता है उसके कोमॉर्बिड्स हों जैसे BP, हाइपरटेंशन, लेकिन BP और हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है। क्लास 3 में क्या होगा, जो कोमॉर्बिड्स हैं जैसे BP, हाइपरटेंशन वो अनकंट्रोल्ड होंगे। क्लास 4 में क्या है कि पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा होंगी बनिस्बत जो है पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगी, यानी कि ऐसा होगा कि सर्जरी कराना ज़रूरी होगा। क्लास 5 में क्या है कि ऐसा पेशेंट की सिचुएशन होगी जैसे ब्रेन में इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो गई है, तो अगर ना कराई सर्जरी तब भी पेशेंट की डेथ ही होनी है, तो चांस ले लिया जाएगा कि हो सकता है कि पेशेंट बच जाए। और क्लास 4 में क्या होता है कि सर्जरी ज़रूरी होती है, अगर सर्जरी नहीं की तो हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि सर्जरी हो या ना हो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। हो सकता है सर्जरी के बाद भी पेशेंट मर जाए, हो सकता है बगैर सर्जरी के भी पेशेंट की सिचुएशन ऐसी हो कि वो मर जाए। और क्लास 6 में क्या होगा, क्लास 6 में वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि डेड बॉडी के ऊपर किए जाते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। अब ये वही क्लासिफिकेशन है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे वो है कोरमैक-लेहान क्लासिफिकेशन। ये वो क्लासिफिकेशन है जो कि हम करते हैं मतलब वोकल कॉर्ड्स की विजुअलाइजेशन के लिए ये वाली क्लासिफिकेशन है। जब हम इंट्यूबेशन करा रहे होते हैं पेशेंट को ऑक्सीजन उसको देने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसकी माउथ ओपनिंग कितनी है, उसके वोकल कॉर्ड्स कितने विजिबल हैं। जितने ज़्यादा विजिबल होंगे उतने ईजी होगी इंट्यूबेशन कराना। लेकिन अगर वोकल कॉर्ड्स नहीं नज़र आ रहे, छुपे हुए हैं, इसका मतलब है कि इंट्यूबेशन मुश्किल होगी। तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन को देखें तो अगर हमारे पास पूरा वोकल कॉर्ड, होल वोकल कॉर्ड विजिबल है, इसका मतलब है ग्रेड 4 है। अगर हम पिक्चर से देखें तो अगर ये पूरा हमारे पास वोकल कॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है ग्रेड 4 है जी। अगर पूरा नज़र आ रहा है इसका मतलब है ग्रेड 4। अगर जो है वो हाफ नज़र आ रहा है हमारे पास, यानी कि इसकी जो एंटीरियर टिप है वो विजिबल नहीं है, ये पोस्टीरियरली हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ग्रेड 3 है। अगर जो है वो बिल्कुल ही पोस्टीरियर की टिप नज़र आ रही है, इसका मतलब है ग्रेड 2 है। और अगर बिल्कुल कॉर्ड्स वाजे नहीं हैं तो ये ग्रेड 1 है। हम पिक्चर में देख लेते हैं कि यहाँ पूरी नज़र आ रही है हमारे पास वोकल कॉर्ड्स। फिर यहाँ क्या है, ये एंटीरियर पोर्शन है वोकल कॉर्ड्स का और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एंटीरियर छुप गया है, हमें पोस्टीरियर नज़र आ रहा है, तो ये ग्रेड 2 हो गया। फिर इसमें क्या है कि एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों छुप गए हैं, सिर्फ हमें पोस्टीरियर की टिप नज़र आ रही है, तो ये जिसमें टिप नज़र आ रही है ये ग्रेड 3 है। और जिसमें कंप्लीट हमें वोकल कॉर्ड्स नहीं नज़र आ रहे ये ग्रेड 4 है। तो ग्रेड 1 कंप्लीट विजिबल, ग्रेड 2 पोस्टीरियर सिर्फ नज़र आ रहा है, ग्रेड 3 पोस्टीरियर की टिप नज़र आ रही है और ग्रेड 4 की बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। तो इसकी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है 1 2 3 4, इसी को याद रखिएगा। यहाँ शायद उल्टा हो गया है हमसे सीक्वेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मालम पट्टी स्कोर। मालम पट्टी स्कोर में क्या होगा
कि हम ये सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट को देखते हैं कि कितना जो है वो विजिबल है। तो अगर कम्प्लीटली सॉफ्ट पैलेट विजिबल है तो क्लास 1। इसका हम पिक्चर से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये पीछे वाला जो है ये सॉफ्ट पैलेट है हमारे पास, ये है हमारे पास हार्ड पैलेट और ये है यूवला। ठीक है, तो अब क्लास 1 में क्या होगा कि हमारे पास सब कुछ नज़र, सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये है क्लास 1। क्लास 2 में क्या होगा कि इस तरीके से हमें यूवला नज़र आ रहा होगा। क्लास 3, ये क्लास 2 था, ये क्लास 3 में क्या होगा कि यूवला की बेस नज़र आ रही होगी। और क्लास 4 में हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली जो सॉफ्ट पैलेट है वो छुप जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हार्ड पैलेट नज़र आ रहा होगा। तो अगर इसको दोबारा रिवाइज करें हम, क्लास 1 में कंप्लीट सॉफ्ट पैलेट नज़र आएगा, क्लास 2 में यूवला नज़र आएगा, क्लास 3 में यूवला की बेस नज़र आएगी और क्लास 4 में सॉफ्ट पैलेट नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हार्ड पैलेट जो है वो नज़र आएगा। इस तरीके से ये पूरा विजिबल है, यहाँ सिर्फ यूवला नज़र आ रहा है या यूवला की बेस नज़र आ रही है और यहाँ जो है वो सब छुप गए, सिर्फ हार्ड पैलेट नज़र आ रहा है। ओके, ये हमने प्री एनेस्थीसिया जो थी, असेसमेंट करनी थी, जो क्लासिफिकेशन थी वो हमने देख ली। इसमें से मालम पट्टी क्लासिफिकेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। अब हम टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास हमारे पास 3 जो है वो बेसिक क्लासिफिकेशन है, जो कि हमारे पास जनरल, फिर है हमारे पास रीजनल और फिर है लोकल। तो पहले हम लोकल को देख लेते हैं, क्योंकि लोकल को हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इधर ही देखते हैं। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है कि हम जो है वो कोई लोकली चीज़ को ट्रीट करें, जैसे कोई एब्सेस बन गया है, कहीं पे पस फॉर्मेशन हो गई है, या हमें वाउंड को क्लियर करना है, वाउंड की ट्रीटमेंट के लिए हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया है। तो जैसे लोकल प्लेसेस के लिए हम जब देंगे तो लोकल एनेस्थीसिया होगा। लोकल एनेस्थीसिया में जो मोस्ट कॉमन ड्रग दी जाती है वो होती है ब्यूपीवकेन एंड लीडोकेन। ये 2 ड्रग्स हैं जो कि लोकल एनेस्थेटिक होती हैं। ये दी जाती हैं किस लिए, वाउंड या कोई एब्सेस बन गए उसके ट्रीटमेंट में। उसके बाद है हमारे पास जनरल एंड रीजनल। जनरल में ही हमारे पास जो है वो सिडेशन आ जाती है और रीजनल के अंदर फर्दर हमारे पास स्पाइनल है, एपिड्यूरल है एंड पेरिफेरल है। इन दोनों को, जनरल को भी एंड रीजनल को भी, अभी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया की 2 क्लासिफिकेशन है, सिडेशन एंड कंप्लीट जनरल एनेस्थीसिया। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि सिडेशन में पेशेंट जो है वो खुद सांस ले रहा होता है, खुद रेस्पायर कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें मसल पैरालाइज हो जाते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस की वजह से जो है वो बिल्कुल हमें जो हमारी रेस्पिरेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें बाहर से जो है वो इंट्यूबेट करना पड़ता है ताकि जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। तो डैट्स इट। कंप्लीट एनेस्थीसिया नहीं है, पेशेंट खुद रेस्पायर नहीं करेगा। सिडेशन में पेशेंट खुद रेस्पायर कर रहा होगा, उसके रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस में नहीं जाएंगे। अब जब हम एनेस्थीसिया, वो भी जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं, तो 3 टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब है कि पेशेंट को एनाल्जेसिया भी होगा, यानी उसकी पेन की सेंसरी सेंसेशंस नहीं होंगी। एमनीजिया यानी पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। पैरालिसिस यानी कि जो मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी मसल्स भी पैरालिसिस हो जाएगी, तो इसलिए हमें बाहर से वेंटिलेटर या इंट्यूबेशन करके उसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो ये ट्राई-एड होता है जो कि जनरल एनेस्थीसिया में ये 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। अब इन 3 चीज़ों को लेने के लिए हम डिफरेंट जो है वो ड्रग्स को यूज़ करते हैं। कुछ होती हैं जो जिन ड्रग्स में ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ एक करारी होती है, कुछ दूसरी करारी होती है, तो इसलिए हमें 2-3 ड्रग्स को मिला के भी जो है वो कंबाइंड ड्रग्स भी देनी पड़ती हैं। तो अगर हम जो है वो बात करें कि ड्रग्स किस तरह से दी जाती हैं, तो 2 मेथड्स होते हैं जनरल एनेस्थीसिया में ड्रग्स देने का। एक होता है हमारे पास इन्हेलेशन और दूसरा हमारे पास होता है आईवी।
यानी कि पेशेंट के अंदर जो है वो हम इनहेल कराते हैं पेशेंट को कुछ ड्रग्स को, जबकि आईवी में हम जो है वो ड्रग्स को जो है वो आईवी दे रहे होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनहेलेशन में कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं और फिर हम देखेंगे कि जो आईवी है उसके अंदर कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं। ये हमारे पास है आईवी जो कि जनरल एनेस्थीसिया में दी जाती हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है गोल्ड स्टैंडर्ड वो है थायोपेंटोन एंड प्रोपोफोल। प्रोपोफोल गाबा फैसिलिटेटर होती है और इसके अंदर कंप्लीटली सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एनेस्थीसिया के लिए हमें चाहिए होती हैं। उसके बाद इथोमिडेट, बेंजोडाइजिपाइन एंड कीटामाइन। अब वही बात जो कि मैंने पहले कही थी कि हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, एमनीसिया चाहिए, हमें मसल पैरालिसिस चाहिए और एनेस्थीसिया चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट ड्रग्स चाहिए। अब जो कीटामाइन ड्रग है उसके अंदर जो है वो मसल पैरालाइज नहीं होते, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो मसल पैरालिसिस के लिए हमें इसके साथ कोई और ड्रग भी देनी पड़ेगी। अब जो बेंजोडाइजिपाइन है वो एमनीसिया बहुत अच्छा कराती है, तो लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो हमें दूसरी ड्रग्स के साथ देनी पड़ेंगी, तो इसलिए हम जो है वो बहुत सारी ड्रग्स को मिला के जो है वो दे रहे होते हैं तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए। ये थी आईवी जो हम दे रहे हैं। उसके बाद है इनहेलेशन। हमने कहा था कि हम दो मेथड से एनेस्थीसिया की ड्रग्स दे सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया की आईवी एंड इनहेलेशन। आईवी की हमने देख ली, अब ये है हमारे पास इनहेलेशन वाली जो कि हम देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हम देते हैं और हम आइसोफ्यूरेन देते हैं, सीवोफ्यूरेन देते हैं, डेसफ्यूरेन एंड हेलोफ्यूरेन। जो आइसोफ्यूरेन होती है उसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, इरिटेटिंग होती है, लेकिन जो सीवोफ्यूरेन है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, तो बच्चों में भी यही दी जाती है स्वीट स्मेल वाली। जो हेलोथिन है वो सबसे पुरानी जो है वो ड्रग है, यानी कि इनहेलेशन ड्रग्स में से सबसे पुरानी ड्रग है जो कि जो है वो यूज़ होती है ये। अब अगर हम इसी इनहेलेशन के टॉपिक में एक और चीज़ को डिस्कस कर लें, वो है मैक। मैक क्या होता है? मिनिमम एल्वोलस कंसंट्रेशन, मिनिमल एल्वोलस कंसंट्रेशन, यानी कि जब हमने इनहेल कराना है, इनहेल करा के कहाँ जाएगी ड्रग? हमारी एल्वोलस के अंदर। तो कितनी हमें ड्रग देनी है ताकि पेशेंट जो है वो उस जनरल एनेस्थीसिया में चला जाए, उसे कहते हैं मिनिमम एल्वोलस कंसंट्रेशन। तो मिनिमम एल्वोलस कंसंट्रेशन वो अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि हमें चाहिए होती है ताकि हम वो सर्जिकल स्टिमुलस, वो पेन और सर्जरी वाला जो स्टिमुलस है उसको रिमूव कर सके, इनहिबिट कर सके इन 50% ऑफ पेशेंट। यानी 50% ऑफ पेशेंट में जितनी कंसंट्रेशन हमें चाहिए होगी ये हासिल करने के लिए, उसे हम कहेंगे मिनिमम एल्वोलस कंसंट्रेशन। ये हमने जो है वो बात कर ली मेडिकेशंस की, इनहेलेशन की और आईवी की, जो कि हम जनरल एनेस्थीसिया में दे रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि मैकेनिज़्म क्या होता है, जो हम ड्रग दे रहे हैं एनेस्थीसिया में वो कैसे एक्ट करती है। तो वो सेंट्रली एक्टिंग होती है, ब्रेन के ऊपर वो एक्ट करती है। ब्रेन के एरियाज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम, इन सब पे एक्ट करके और टेम्परेचर को, पेन, इन सब की सेंसेशंस को रेगुलेट करती है। ये अगर हम देखें कि सेलुलर लेवल पे कहाँ काम करती है, तो ये जो है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके जो है वो ये ड्रग्स एक्ट कर रही होती हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। ये जो है ड्रग्स है इनहिबिटरी इफेक्ट को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज कर रही होती हैं, जबकि एक्साइटेटरी को कम कर रही होती हैं। अब अगर हम इंडिकेशंस की बात करें कि कब जो है वो दिया जाता है जनरल एनेस्थीसिया, ये डिपेंड करता है टाइम ऑफ सर्जरी के ऊपर कि हमें कितना टाइम चाहिए सर्जरी के लिए। जैसे हमारी कोई ऑर्थो की सर्जरी है, यानी कोई फ्रैक्चर वगैरह की, तो उसके लिए हमें जो है वो 1 आवर तक तकरीबन चाहिए होता है, तो ये हम जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू करते हैं। अब जो इसकी दूसरी इंडिकेशन है कि हम कब जो है वो जनरल एनेस्थीसिया कराते हैं, तो वो सारी इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं रीजनल एनेस्थीसिया की। यानी अगर कोई पेशेंट है वो कहे कि मुझे रीजनल एनेस्थीसिया नहीं लगाना, मुझे जनरल एनेस्थीसिया लगाना है, उसका रीजनल एनेस्थीसिया लगाने का कॉन्सेंट नहीं वो दे रहा, तो हमें फिर क्या करनी पड़ेगी? हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा।
तो रीजनल एनेस्थीसिया की जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वही हमारी जनरल एनेस्थीसिया की इंडिकेशंस हैं। अगर पेशेंट को कोएगुलोपैथी है यानी कि कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है तो हम रीजनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते उस पेशेंट को, तो हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर उस साइट पे इन्फेक्शन है जहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया हमें देना था, तो ये रीजनल एनेस्थीसिया की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, हम जो है वो जनरल एनेस्थीसिया देंगे। या लोकली हमारे पास कोई ऑलरेडी वहाँ पे सर्जरी हुई भी है जहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया हमें देना था, उसमें भी हम उसकी भी इंडिकेशन ये होगी कि फिर हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा रीजनल की जगह। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि कब हमें जो है वो करानी है इंडिकेशन और क्या है। अगर कोई कैविटीज़ की सर्जरी करनी है, जैसे हेड कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, पेल्विक है, हेड की सर्जरी, या बाकी जो हमारे पास कैविटीज़ हैं थोरेसिक, पेल्विक, पेरिटोनियम, इन सब कैविटीज़ की सर्जरी में हम जो है वो जनरल एनेस्थीसिया लेते हैं। जो लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं उसमें हम रीजनल की तरफ जाते हैं, लेकिन जो कैविटीज़ की सर्जरी है उसमें हम जो है वो जनरल एनेस्थीसिया करते हैं, और हेड के अंदर भी। अब हमने जनरल एनेस्थीसिया की बात कर ली, अब हम बात करेंगे रीजनल एनेस्थीसिया की। तो रीजनल एनेस्थीसिया में पहली चीज़ तो ये कि पेशेंट खुद रेस्पायर कर रहा होता है, पेशेंट खुद ब्रीथ कर रहा होता है। इसके अंदर 3 इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है रीजनल में, यानी डिफरेंट रीजन्स में हम देते हैं। पहला है हमारे पास न्यूरो एक्सियल ब्लॉक। अब इसको हम न्यूरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हम दे कहाँ पे रहे हैं, या हम जो है वो सब एरेक्टॉइड स्पेस या एपिड्यूरल में दे रहे हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द दे रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको हम न्यूरो कह रहे हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में दोनों आ जाता है, CNS भी और स्पाइनल कॉर्ड भी। तो CNS तो इसमें इंटैक्ट रहेगा, CNS पे तो ये अफेक्ट नहीं कर रही होती इनकी ड्रग्स, लेकिन क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं इसलिए हमने इसको न्यूरो एक्सियल कहा है। फिर है हमारे पास सेकेंड इसकी क्लासिफिकेशन नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक क्या होती है कि हम पर्टिकुलरली किसी नर्व को जो है वो ब्लॉक करें, जैसे किसी अल्नर नर्व को, शियाटिक नर्व को, पॉप्लिटल नर्व को, तो एक नर्व को अगर हम ब्लॉक कर रहे हैं तो ये क्या होती है, नर्व ब्लॉक। अब नर्व ब्लॉक के अंदर और भी आ जाते हैं रिस्ट ब्लॉक, एंकल ब्लॉक। अब अगर हमने एंकल ब्लॉक दिया है किसी पेशेंट को तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एंकल की ही सर्जरी करें, यानी कि अगर हमने एंकल ब्लॉक दिया है तो सर्जरी हम किसी डिस्टल पार्ट की करेंगे, जैसे फिंगर्स की सर्जरी हमने करनी है तो फिर हम एंकल ब्लॉक देंगे, यानी जिस जगह पे ब्लॉक हमने दिया है उस जगह की हम सर्जरी नहीं कर सकते, बल्कि उसके थोड़ा सा डिस्टेंट हम जो है वो सर्जरी करते हैं। तो रिस्ट ब्लॉक, एंकल ब्लॉक, ये भी हमारे पास जो है वो नर्व ब्लॉक में आ जाता है। और इसके अंदर और भी ब्लॉक्स आते हैं, जैसे हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस को ब्लॉक किया है, ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, सर्वाइकल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, या किसी लोकल अल्नर नर्व वगैरह पे दिया, या रिस्ट या एंकल ब्लॉक, तो ये सारे नर्व ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं जो पर्टिकुलरली किसी नर्व को, किसी प्लेक्सिस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। फिर है हमारे पास IV ब्लॉक, यानी कि हम इसको इंट्रावीनस दे रहे होते हैं पेशेंट को। अब इसके अंदर हम हैंड्स की सर्जरी के अंदर ये यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो ड्रग दी जाती है वो होती है प्लेन लिग्नोकेन, यानी कि लिग्नोकेन एड्रेलिन के साथ हम नहीं देते। प्लेन लिग्नोकेन का क्या मतलब है, विदाउट एड्रेलिन हम जो है वो पेशेंट को ये दे रहे होते हैं। अब अगर हम न्यूरो एक्सियल ब्लॉक की फर्दर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हमारे पास न्यूरो एक्सियल ब्लॉक के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आती हैं स्पाइनल ब्लॉक, एपिड्यूरल ब्लॉक, कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एंड काउडल या सैडल ब्लॉक। तो स्पाइनल ब्लॉक क्या होता है, स्पाइनल ब्लॉक वो वाला टाइप ऑफ ब्लॉक होता है जो कि हम देते हैं पेशेंट को मेडिसिन, कहाँ पे, सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, जहाँ पे हमारे पास CSF मौजूद होता है, तो हम ये CSF के अंदर जो है वो मेडिसिन इंसर्ट करते हैं। ये पर्टिकुलरली लोअर लिम्ब की सर्जरीज़ के लिए यूज़ होता है, बिलो एम्बलाइकस, यानी कि जो लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज़ होती हैं उसके अंदर हम स्पाइनल ब्लॉक को यूज़ करते हैं। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये आ सकती है कि हमने स्पाइनल ब्लॉक दिया, जो लोअर एब्डोमिनल
को सुन करने के लिए दिया, लेकिन अगर उसने T6 लेवल पे वो चला गया तो T6 लेवल पे जाके वो क्या करेगा, हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा, ब्लॉक कर देगा। हमारी रेस्पिरेशन जो है वो ब्लॉक हो सकती है, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, वेंटिलेटर उसको फॉरेन वेंटिलेशन की ऑक्सीजन बाहर से देने की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। ये स्पाइनल ब्लॉक बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग है। एपिड्यूरल क्या है, हम दे रहे होते हैं ये वाली जो मेडिकेशंस होती हैं वो हम कहाँ पे दे रहे होते हैं, हम वो एपिड्यूरल स्पेस में दे रहे होते हैं, यानी ड्यूरा से जो ऊपर स्पेस होती है एपिड्यूरा, हम वहाँ पे दे रहे होते हैं। यानी कि जो स्पाइनल ब्लॉक है वो थोड़ा सा डीप है, लेकिन एपिड्यूरल क्या है, थोड़ा सा सुपरफिशियल आके। अगर हम इसको पिक्चर के थ्रू देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्किन है। स्किन के बाद हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लिगामेंट्स हैं, ये वाला भी लिगामेंट, ये लिगामेंट, ये लिगामेंट, ये तीनों हमारे पास लिगामेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेस आती है एपिड्यूरल स्पेस, यानी ड्यूरा मैटर जो लेयर है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की, इससे ऊपर जो स्पेस है वो है एपिड्यूरल। अब ये ड्यूरा मैटर जो लेयर है, इसके नीचे जो स्पेस है वो होती है सबड्यूरल। सबड्यूरल के बाद जो कवरिंग होती है वो होती है एरेक्नॉइड मैटर। हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी 3 कवरिंग्स हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर के ऊपर एपिड्यूरल, ड्यूरा मैटर के नीचे सबड्यूरल, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे सब एरेक्नॉइड। तो जो हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो दिया जाता है CSF जहाँ फ्लो कर रहा होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, जबकि जो हमारी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है वो हम एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। तो एपिड्यूरल जो होता है वो हमारे पास जो है वो थोड़ा सुपरफिशियल है, जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया थोड़ा जो है वो हम डीप जाके दे रहे होते हैं। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया वो थोड़ा फास्ट एक्टिंग है, जबकि एपिड्यूरल जो है वो हम कैथेटर के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके दे रहे होते हैं, तो ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। और इसकी जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास निडल होती है वो एपिड्यूरल की थोड़ी बड़ी सी निडल है, लेकिन स्पाइनल की छोटी निडल होती है, क्योंकि हमने ड्यूरा को पंक्चर करके हमने अंदर जाना होता है CSF के अंदर। तो CSF लीक ना हो जाए, या ब्रेन का अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई हुआ तो ब्रेन के जो है वो हर्निएट होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी निडल, इसका होल छोटा होता है, लेकिन एपिड्यूरल की निडल, एपिड्यूरल का होल थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर हमने गलती से एपिड्यूरल को ज़्यादा अंदर डाल दिया और उसने हमारी ड्यूरा को पंक्चर कर दिया तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हमने बहुत बड़ा होल कर दिया। तो इसकी इंसर्शन में थोड़ी बहुत ज़्यादा टेक्निक चाहिए होती है। जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को अंदर डाल रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने डाला, और हमारी निडल के अंदर जब CSF फ्लूइड आ जाएगा हमारे पास नज़र, तो इसका मतलब है हम सही उस स्पेस में पहुंच गए। लेकिन जब एपिड्यूरल हम डाल रहे होते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालते हैं, और ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे प्रेशर हमारे पास हाई होता है। जो एपिड्यूरल स्पेस है इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी इस स्पेस में प्रेशर हाई होता है। तो जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता निडल यहाँ पे पहुँचती है तो एकदम हमारे जो है वो पीछे जो हमारे निडल का बैक वाली चीज़ होती है वो थोड़ा सा पीछे को पुश होती है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव इस स्पेस के अंदर नेगेटिव प्रेशर है और हम सही स्पेस में पहुंच गए। तो हमें बहुत स्लोली करके जो है वो आगे प्रोसीड करना होता है इसको लगाने के लिए। तो हमारे लिए जो एपिड्यूरल है ये किस लिए यूज़ होता है, ये मोस्टली यूज़ होता है पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया में, यानी ये स्पाइनल ब्लॉक और जो एपिड्यूरल ब्लॉक है उन दोनों का फंक्शन सेम ही होता है, यानी कि लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन एपिड्यूरल का ज़्यादा जो काम होता है वो ये होता है कि पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया के लिए, यानी सर्जरी हो गई है, सर्जरी के बाद जो पेन होती है उसको मैनेज करने के लिए हम एपिड्यूरल देते हैं पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया के लिए, ताकि सर्जरी के बाद जो पेन है उसको हम काउंटर ऑन कर सकें, ठीक कर सकें। अब हम इसको कहाँ देते हैं, हम इसको L4 और L5 के लेवल के ऊपर देते हैं थ्रू कैथेटर। कैथेटर के थ्रू थोड़ा थोड़ा जा रहा होता है, ये स्लो एक्टिंग है ड्रग, स्लो एक्टिंग होता है। अब अगर हम ड्रग की बात करें कि हम कौन सी ड्रग दे रहे होते हैं रीजनल में, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो ड्रग्स होती हैं वो तो 2 ही किस्म की होती हैं, एक होती है लोकल और एक होती है जनरल। लोकल में वही ब्यूपीवकेन और लिडोकेन की हमने बात की थी जो लोकली हम देते हैं, और एक हमने बात की थी कि जनरल होती हैं जैसे IV एंड इन्हेलेशन।
तो जो जनरल वाली ड्रग्स हैं वो तो हमारे पूरा बॉडी को जनरली अफेक्ट करती हैं, लेकिन लोकल एक जगह को कर रही होती हैं। जब हमने रीजनल देना होता है तो लोकल की ही जो मेडिसिन्स होती हैं जैसे ब्यूपीवकेन, वही लोकल की मेडिसिन्स हम जो है वो रीजनल लेवल पे दे देते हैं। जैसे ब्यूपीवकेन है लोकली जो हम देते हैं मेडिसिन, उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस में दे देंगे तो वो स्पाइनल ब्लॉक की मेडिसिन बन जाएगी। ऐसे ही यही लोकली मेडिसिन जो है ब्यूपीवकेन, ये हम जो है वो एपिड्यूरल स्पेस में दे देंगे तो ये रीजनल की ड्रग बन जाएगी। तो रीजनल एनेस्थीसिया की कोई अलग ड्रग नहीं होती, लोकल जो ड्रग्स हैं वही हम रीजनल जगहों पे दे रहे होते हैं। तो अगर हमें सर्जरी करनी है लोअर एब्डोमिनल की तो हम क्या करेंगे, 0.25 दे रहे होंगे उसके लिए, ताकि एनाल्जेसिया सर्जरी के लिए हम 0.5 कंसंट्रेशन दे रहे होंगे ब्यूपीवकेन की। लेकिन अगर एनाल्जेसिया पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया यानी ऑपरेशन हो गया उसके बाद पेन की मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम इसकी कंसंट्रेशन हाफ कर देंगे 0.25। तो सर्जरीज कौन सी हो सकती हैं, सिजेरियन सेशन या लोअर एब्डोमिनल, जैसे कि स्पाइनल ब्लॉक में जो सर्जरीज हो सकती हैं वही सर्जरीज। लेकिन पोस्ट ऑफ सिर्फ और सिर्फ एपिड्यूरल यूज़ होता है पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया के लिए। अब अगर हम कंबाइन की बात करें कि स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों हम पेशेंट के अंदर दे रहे हैं तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो वाली सिचुएशन होती है जब जो है वो फीमेल का सिजेरियन सेशन हो रहा है, उसके अंदर हम स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों को मिला के देते हैं। स्पाइनल हम जो है वो ऑपरेशन के लिए देते हैं स्पाइनल ब्लॉक, जबकि एपिड्यूरल ब्लॉक जो होता है वो हम लेबर पेन्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। तो कंट्रोलिंग लेबर पेन्स जो ड्रग दी जाती है वो होती है एपिड्यूरल। फिर हमारे पास आता है काउडल एंड सैडल ब्लॉक। सैडल ब्लॉक क्या होता है, सैडल ब्लॉक में हम ब्यूपीवकेन को डेक्सट्रोज के साथ मिला के दे रहे होते हैं। अब डेक्सट्रोज के साथ मिलाने की वजह से जो ब्यूपीवकेन ड्रग है जो कि लोकल एनेस्थीसिया कह लें, लोकल एनेस्थीसिया की जो ड्रग है जो कि हम रीजनल में भी दे रहे होते हैं, तो वही ब्यूपीवकेन जब डेक्सट्रोज के साथ मिलती है तो वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी हाई हो जाती है, हनी लाइक हो जाती है। तो हम ये वाली ड्रग देते हैं सैडल के अंदर। सैडल को अप्लाई कहाँ पे करेंगे, हम जो है वो इसको अप्लाई करते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में। जैसे कि हमारे पास स्पाइनल ब्लॉक हम जहाँ अप्लाई करते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में, वहीं पे हम सैडल ब्लॉक अप्लाई कर रहे होते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में। फ़र्क क्या होता है कि हम ये सिटिंग पोजीशन के अंदर दे रहे होते हैं सैडल ब्लॉक, और जब हम इसको सिटिंग पोजीशन में देते हैं वो इस वाली ड्रग डेक्सट्रोज और ब्यूपीवकेन को मिला के, तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है पेरी एनल सर्जरी के लिए हम ये कर रहे होते हैं। जो सेक्रल प्लेक्सिस है उसको हम जो है वो ब्लॉक करते हैं। जो दूसरा इसकी टाइप है काउडल ब्लॉक, वो हम देते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, यानी जो हमारे पास ब्यूपीवकेन ड्रग है उसको हम एपिड्यूरल स्पेस में जब देंगे सेक्रल हाइएटस के थ्रू तो वो कहलाएगी काउडल ब्लॉक, और ये भी बैठ के होता है। तो इनमें फ़र्क याद रखना है, स्पाइनल ब्लॉक भी सब एरेक्नॉइड स्पेस में दी जा रही है, सैडल ब्लॉक और सैडल भी। फ़र्क क्या है, सिटिंग पोजीशन का। इसमें भी ऐसे ही है, काउडल ब्लॉक में जो ड्रग है वो एपिड्यूरल वाली ही ब्यूपीवकेन दी जा रही है, लेकिन कहाँ पे दी जाती है, सेक्रल हाइएटस के थ्रू दी जा रही होती है एपिड्यूरल स्पेस में। और इनका जो यूज़ होता है दोनों का वो क्या है, पेरी एनल सर्जरी के लिए सेक्रल प्लेक्सिस को हमने ब्लॉक करना है और इसकी पोजीशन याद रखनी है, हम ये सिटिंग पोजीशन में दे रहे होते हैं। अब इसकी ड्रग की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि पेशेंट अडल्ट है या चाइल्ड है। अगर चाइल्ड है तो 0.5 to 1 ml पर kg हम इसको देंगे, और अगर अडल्ट है तो ये डिपेंड करती है इसकी कंसंट्रेशन के पेशेंट का जो वेट है वो कितना है और एज कितनी है। अब अगर हम जो है वो हमने स्पाइनल और जो एपिड्यूरल था उसकी बात कर ली, अब अगर हम नर्व ब्लॉक की बात करें कि कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, इसके अंदर हमने ये चारों को देख लिया न्यूरो एक्सियल में। अब हम नर्व ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि नर्व ब्लॉक में कौन कौन से ब्लॉक हैं।
तो नर्व ब्लॉक के अंदर पहला है सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक, दूसरा है ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक और तीसरा है लंबर प्लेक्सिस ब्लॉक। जो हमारे पास सुप्रा क्लेविकल, इंफ्रा क्लेविकल या इंटरस्केलीन है, ये तीनों टाइप्स हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस की। यानी सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास आता है कि हम सुप्रा क्लेविकल इसको इंसर्ट करें, इंफ्रा क्लेविकल करें या इंटरस्केलीन करें। अब हम देख रहे हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम दे रहे होंगे तो पेशेंट की क्या पोजीशन होगी। फिर हम देखेंगे कि एपिड्यूरल जब हम दे रहे होंगे तो पेशेंट की क्या पोजीशन होगी। तो जब हम स्पाइनल ब्लॉक दे रहे हैं तो पेशेंट की बॉडी रिलैक्स होगी और उसका हेड बेंड हुआ हुआ होगा और वो लेटा हुआ होगा साइड लाइन पोजीशन के अंदर। उसकी नेक बेंड होगी, जैसे कि अभी हमने ऊपर पोजीशन देखी थी पेशेंट की, ये वाली पोजीशन। इसकी नेक बेंड होगी, टांगे बेंड होगी और हम जो है वो फिर यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे होंगे। जो इसका इंजेक्शन का लेवल है जो कि हम देंगे ड्रग को स्पाइनल के अंदर सब एरिकनॉइड स्पेस में, तो ये L3 और L4 में देंगे। हम क्यों इस स्पेस पे दे रहे होते हैं, क्योंकि L1 के ऊपर लोअर बॉर्डर या अपर बॉर्डर के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है, तो ताकि हम स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान ना पहुंचाएं तो इसलिए हम L3 और L4 के लेवल पे इंसर्ट करते हैं ड्रग को स्पाइनल एनेस्थीसिया में सब एरिकनॉइड स्पेस में। इलिक क्रेस्ट जो होती हैं हमारी, अगर हम अपने हैंड्स को इलिक क्रेस्ट पे रखें और जो दोनों थंब हैं उसको मिलाएं तो जो बीच का एरिया होगा वो हमारा L3 और L4 का लेवल है, इसको हम वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसके लिए नीडल बहुत ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि अगर नीडल बड़ी हुई तो CSF लीक होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से पोस्ट स्पाइनल हेडेक होने की भी चांसेस होते हैं। और हम L3 और L4 पे इसलिए भी दे रहे होते हैं क्योंकि इसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी कि जो स्पेस होती है दो वर्टिब्रा के दरमियान वो थोड़ी बड़ी होती है और इजीली हम जो है वो इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम जब दे रहे होते हैं तो उसमें निडल हमारे पास बड़ी होती है, कैथीटर के हम थ्रू देते हैं ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दें। और जब हम एपिड्यूरल स्पेस में पहुंचते हैं तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से निडल जो है वो निडल की बैक वाली साइड पीछे की तरफ पुश हो रही होती है, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि हम एपिड्यूरल स्पेस में पहुंच गए हैं। बहुत स्लोली एडवांस करना होता है। इसकी निडल बड़ी है, अगर हमने जो है वो ड्यूरा को पंक्चर कर दिया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। और कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक हो सकता है, यानी कि ड्यूरा पंक्चर हो गई है तो उसकी वजह से हेडेक होगा या ब्रेन हर्निएशन भी हो सकती है इन स्वेयर केसेस। अब अगर हम बात करें स्पाइनल एनेस्थीसिया की इंडिकेशंस क्या हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया कह लें या जो है वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कह लें, तो दोनों की इंडिकेशन सेम होती हैं। लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर हम इसको देते हैं, इंग्वाइनल सर्जरी के अंदर, सिजेरियन सेक्शन के अंदर, रेक्टल सर्जरीज है, ओवेरियन सिस्ट, फिब्रॉइड्स वगैरह, या जो है वो कोई पेरी एनल सर्जरी है। पेरी एनल सर्जरी के लिए मोस्टली हम सैडल या काउडल ब्लॉक देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, हम चेक करेंगे कि पेशेंट ने कहीं कॉन्सेंट दिया है कि नहीं। अगर पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं नहीं कराऊंगा तो हम जो है वो नहीं करेंगे सर्जरी को, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के पेशेंट ने मना कर दिया तो हम नहीं कर सकते। CSF लीकेज होने के चांसेस है, अगर पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ब्रेन के हर्निएशन के चांसेस होंगे, CSF लीक होने के चांसेस हैं, तो तब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। अगर जो है वो पोस्ट ड्यूरल पंक्चरल हेडेक होने के चांसेस है, ड्यूरा के जो है वो मतलब स्ट्रेच होने की वजह से, तब भी इसकी ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लोकल एरिया पे अगर इन्फेक्शन है, जहाँ पे हमने इंजेक्शन अप्लाई करना है जिस वर्टिब्रा के लेवल पे, अगर वहाँ पे लोकली इन्फेक्शन है तब हम नहीं देंगे। अगर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन है, उसको कोई कोएगुलोपैथी है या उसका ब्लड थिनर्स के ऊपर है, वो तो हम नहीं कर सकते। कार्डिक आउटपुट अगर इसका जो है वो पेशेंट का कम है या उसमें कोई मसला है, कार्डिक डिजीज़ है, तो उसमें हम देखेंगे
नहीं दे सकते। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब हम पेशेंट को डिपेंड करते हैं पेशेंट के ऊपर, तो स्पाइनल डिफॉर्मिटी, कोई डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर है या वस्कुलर हार्ट डिजीज़ है, तो ये डिपेंड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। डेट्स इट। इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। जो हमारे पास रीजनल एनेस्थीसिया की टाइप्स हैं या न्यूरो एक्सियल ब्लॉक की टाइप्स हैं, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस या इंडिकेशंस स्पाइनल और एपिड्यूरल की ब्लॉक की, ये वाला भी SAQ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।